हेलो। इस पॉडकास्ट सीरीज़ के नए एपिसोड में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है काव्यश्री खनिकर जी। उन्होंने अपना एमबीए जो है वो 2018 में कंप्लीट किया था। आई गेस आईआईटी धनबाद से है। तो उसके बाद वो दो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में जॉब भी कर चुकी है। आज हम उनसे एमबीए के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो क्या मैं आपको काव्या जी बुला सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच काव्या जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर एमबीए इस डिग्री को आपको एक्सप्लेन करना है, एमबीए का मीनिंग क्या होता है, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे उसे? सो एमबीए का फुल फॉर्म अगर आप पूछो तो इट्स बेसिकली मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एमबीए डिग्री से आपको क्या फ़ायदा होता है या फिर एमबीए डिग्री में आपको क्या पढ़ने मिलता है, इट्स अ वेरी ब्रॉड, काफ़ी काफ़ी ब्रॉड है। तो शुरुआत करते हैं। अगर एमबीए से आपको सबसे पहले तो मैनेजमेंट सीखने को मिलता है। मैनेजमेंट अपने आप को, अपने टाइम को, अपने काम को, और ऑब्वियसली ब्रॉड गोल यही है कि आपको एक मैनेजर बनना है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करोगे। मोस्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट। आपकी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी। तो एमबीए एक आई थिंक काफ़ी होलिस्टिक, मैं कहूँ, प्रोग्राम है। और आजकल क्योंकि बहुत ही कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है हमारा, तो एमबीए एक्चुअली एक नेसेसिटी बन गया है, नॉट जस्ट क्योंकि वो एक डिग्री है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सब्जेक्ट्स के अलावा भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को कहीं पे भी जाना, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स फॉर एनीबडी। आप कहीं पे भी जाओ, चाहे आप ज़रूरी नहीं है कि आप मैनेजर ही बनो या फिर आप बिजनेस फील्ड में ही जाओ या फिर कॉर्पोरेट में भी जाओ। अगर आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना है तो भी आपको बेसिक से लेके हायर लेवल मैनेजरियल स्किल सारी चाहिए होती है। तो एमबीए में क्या पढ़ते हैं हम और एमबीए क्या होता है, ये एक्चुअली काफ़ी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एंड इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम सेल्फ मैनेजमेंट until it goes up to say managing a big company or starting a own company. ओके। So तो एक एक्चुअली एमबीए में भी शायद स्पेशलाइजेशन होते हैं। जी फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के हमारे आईटी होता है, जी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो एमबीए के कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं, क्या आप बता सकती हो? जी। सो एमबीए में ब्रॉडली 4 होती है मेजरली, क्योंकि जो कहा जाता है कि कोई भी बिजनेस के 4 मेन पिलर्स होते हैं। एक पहला हो गया मार्केटिंग। ये 1 2 3 4 कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हायरार्की है, सारे अपने अपने पैरेलल, मतलब आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो। पहला हो गया मार्केटिंग, जो आपकी है कि अब जैसे सेल्स देखते हो, सेल्स एक मार्केटिंग का स्मॉलर पार्ट है। तो मार्केटिंग कोई भी आप एड देख लेते हो, कोई मार्केटिंग कैंपेन देख लेते हो, तो ये सारे आपके मार्केटिंग के अंदर आती है। उसके बाद एचआर हो गई। एचआर वो होता है पूरे कंपनी में जितने भी लोग हैं, राइट फ्रॉम सीईओ अंटिल द वेरी क्लरिकल पोजीशंस, राइट, सबको एक ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं। तो उन पूरे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट होती है, तो उसको हम एचआर बोलते हैं। तीसरा हो गया ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी कि कंपनी में जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है, ये टेबल आया हमारे लैब में, राइट, ये जो अपने पीछे टीवी लगी हुई है, कितने बड़ी टीवी चाहिए, कहाँ चाहिए, कितने नंबर पे चाहिए, चेयर कौन सा क्वालिटी के चाहिए, ये मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। उसके अलावा भी काफ़ी सारी ब्रॉड जितने भी आप ऑपरेशंस के लिए, एसी, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सब कुछ। सो ऑपरेशंस बेसिकली पूरा मैनेज करता है आपका, वाईफाई से लेके एवरीथिंग, राइट। तो वो ऑपरेशनल जितनी भी आप एक्टिविटीज देखते हो एक ऑर्गेनाइजेशन की, मोस्टली वो एक ऑपरेशन मैनेजर हैंडल करते हैं। और उसके बाद हो गया फिनांस। फिनांस वही है, जितना सिंपल वर्ड है उतना ही सिंपल उनका बेसिकली डेफिनेशन भी है कि वो पूरे कंपनी का फिनांस देखते हैं, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग, राइट। एम्प्लॉय का सैलरी वगैरह, सैलरी स्लिप वगैरह एचआर देखती है कि किसने कितना लीव लिया एंड एवरीथिंग। लेकिन जो फिनांस मैनेजमेंट होता है कि इस साल, जिससे विजन होता है बेसिकली कि इस साल इतना हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना एस्टिमेटेड बजट है, अलग अलग ब्रांचेस में हम इतना एलोकेट कर सकते हैं, तो वो मोस्टली फिनांस देखती है। तो ये ब्रॉड हमारे 4 स्पेशलाइजेशंस हो गए और काफ़ी सारी है। अभी बहुत सारे नए स्पेशलाइजेशंस आ रहे हैं, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स। अच्छा। बिजनेस एनालिटिक्स होती है वही जैसे डेटा साइंस होती है, पर ये मोस्ट अबाउट बिजनेस रिलेटेड होती है। तो अपने वो डेटा को
यूटिलाइज करके एनालिटिक्स देते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये एक अलग स्पेशलाइजेशन हो गया जो मोस्टली अबाउट बिजनेस, प्रॉफिट, मॉडल्स, ये सब कुछ देखते हैं। और काफ़ी IIMs वो देती हैं, एक उनका स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, उनका एक जनरल मैनेजमेंट होता है। तो वहाँ पे वो लोग सब कुछ सिखाते हैं, ठीक है। एंड देन जब वो प्लेसमेंट लेते हैं, आई डोंट नॉट एग्जैक्टली नो उनका IIM का प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि मैंने IIT से किया, IIM का थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन काफ़ी सारे IIMs का ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन नहीं रखते, वो एक जनरल मैनेजमेंट देते हैं और बाद में प्लेसमेंट पे उनको जहाँ पे भी इंटरेस्ट होती है या फिर जहाँ पे भी उनकी स्ट्रेंथ होती है वहाँ पे वो लोग अप्लाई करते हैं। तो सारी मेजर एरियाज में वो लोग इक्वल अमाउंट ऑफ एम्फेसिस देते हैं। जैसे मैंने मार्केटिंग एंड HR डुअल स्पेशलाइजेशन भी होता है, तो मैंने मार्केटिंग फर्स्ट स्पेशलाइजेशन था और सेकंड स्पेशलाइजेशन HR था। सो हमारे पे तो मैंने फिनांस और ऑपरेशंस इतना नहीं पढ़ा, फर्स्ट ईयर में ही हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे पढ़ने पड़ते हैं और सेकेंड ईयर पे आपकी स्पेशलाइजेशन वाइज आप डिवाइड हो जाते हो क्लास वाइज। तो मैंने मार्केटिंग और HR पढ़ा, लेकिन जो जनरल मैनेजमेंट होती है वो लोग इक्वल अमाउंट मतलब सारों सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड रहती है उनकी। ओह अच्छा, ये बात मुझे पता नहीं था एक्चुअली। मुझे लगा कि IIM में भी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। नहीं, उनका एक जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम होती है। ओके। और एक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है कि मतलब MBA हो गया कि एक मास्टर्स लेवल का प्रोग्राम है, तो हमारे इंजीनियरिंग में भी क्या होता है कि एक BTech और उसके बाद MTech होता है। तो MBA जो है वो MTech लेवल का प्रोग्राम है। तो बैचलर्स लेवल पे भी शायद BBA नाम का एक प्रोग्राम होता है। हाँ, तो उसमें क्या डिफरेंस है एक्चुअली कि मतलब शायद कुछ अलग चीजें सिखाते हैं या फिर जो चीजें BBA में ही सिखाते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस करते हैं, मतलब क्या डिफरेंस है? हाँ, सो मैंने BBA नहीं किया है एक्चुअली, मैंने BSc मैथ्स किया है। सो मुझे BBA का एग्जैक्ट कोर्स करिकुलम क्या है मैं एग्जैक्टली तुम्हें डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जितना मेरा आइडिया है BBA जैसे हमारे बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग होती है, बेसिक्स ऑफ मैथ्स होती है, बेसिक्स प्रिलिमिनरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सेम ही होती है, जैसे फिनांस, ऑपरेशंस, HR, मार्केटिंग भी होती है। और वही है कि जो डेफ्थनेस ऑफ द चीज़ें हैं और जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो शायद इतना उन पे एम्फोसिस नहीं किया जाता है। BBA मोस्टली मतलब आप क्योंकि उनकी वही होती है कि एज भी आप बैचलर्स डिग्री में देखो तो मोस्टली 17 से 20-21, तो उस हिसाब से एज को भी फैक्टर पे रखते हुए शायद से जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो इतना ज़्यादा एम्फोसिस नहीं किया जाता होगा जितना कि मास्टर्स भी किया जाता है। तो MBA प्रोग्राम मोर अबाउट मैनेजरियल, मोर अबाउट कि अगर आप एक मैनेजर हो, सपोज अगर मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ तो एक मार्केटिंग मैनेजर को क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगे, मुझे सब कुछ थोड़ा जानना पड़ेगा, लेकिन मुझे मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन पे जितनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं 4P, 4C, 7P, जितने सारे भी फ्रेमवर्क्स है सारे मुझे पता होने पड़ेंगे, न्यू टेक्टिक्स पता होने पड़ेंगे, केस स्टडीज होते काफ़ी सारी। सो वो आई थिंक BBA में नहीं होता है। ऑल्सो आई थिंक BBA में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है शायद। हाँ, अगेन ये मैं श्योर नहीं हूँ, तो क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि BBA मार्केटिंग जैसा मैंने नहीं सुना है। मैंने BBA सुना है इन जनरल, राइट, लेकिन MBA मार्केटिंग होती है या फिर MBA फिनांस होती है। सो BBA आई थिंक इट्स अ मोर जनरल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। और एक बात एक्चुअली आपने मेंशन की कि आपका जो बैचलर्स है वो BSc मैथ्स से हुआ है। हाँ, तो बहुत सारे लोगों का सवाल क्या होता है कि MBA करने के लिए मुझे इस स्पेसिफिक फील्ड में ही बैचलर्स करना पड़ेगा या नहीं, फिर मैं BA से हूँ, मैं BCom से हूँ, मैं BSc से हूँ, फिर भी क्या हम सब ये 3 लोग MBA में एडमिशन ले सकते हैं या फिर ऐसा कुछ उसका क्राइटेरिया होता है कि BA में हो तो आप नहीं ले सकते या सिर्फ BSc हो तो ही आप ले सकते हो, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो MBA में एक्चुअली एंटर होने के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि CAT हो गया, ZET हो गया, XAT, CAT, CAT, अलग अलग कॉलेजेस अपना अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। जैसे NMIMS होता है वो NMAT कराती है, XLRI XAT कराती है, GRE होती है, GMAT होती है। सो अगर आप कोई भी ब्रांच से, आप अगर साइंस हो, आप आर्ट्स हो, आप कॉमर्स हो, डज नॉट मैटर, आप किसी भी फील्ड से आप MBA कर सकते हो। क्योंकि MBA जैसा कि मैंने बोला कि उसमें इतनी जैसे इंजीनियरिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ट्स की हूँ तो मैं MTech नहीं कर सकती, मतलब मैं कर सकती हूँ लेकिन मैंने डिफिकल्ट होगा बहुत ज़्यादा, राइट, क्योंकि मैंने बैचलर्स ऑफ वो नहीं पढ़ी है से मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन मास्टर्स अगर मैं मार्केटिंग कर रही हूँ तो दीज आर अगेन वेरी स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड
प्रोग्राम है। सो डज नॉट मैटर अगर आप आर्ट्स से भी हो, आपने कभी भी फिनेंस नहीं पढ़ा है लेकिन आपको इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आपके पास स्किल्स भी हैं, तो आप बिना झिझक के ले सकते हो। बस वही है कि जो एग्ज़ाम्स होती है एंट्रेंस एग्जाम्स, वो आपको क्लियर करनी होगी। तो शायद जिनकी इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग मैथ्स पढ़ चुके होते हैं और मैथ्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं इसको, बेस होता है। हाँ बेस होती है, हाँ क्वालिफाइंग एग्जाम होती है। तो उनके लिए थोड़ा सा शायद वो एक प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है। लेकिन जो आर्ट्स से पढ़े हुए हैं, क्योंकि उनका टच या तो 3 साल से या फिर 5 साल से नहीं रहा है, हाँ, तो उनके लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो IIMs में है, IITs में है, MBA किया है और वो आर्ट्स बैकग्राउंड से है। तो ऐसी बात, मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं जिन्होंने बिल्कुल आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। ऐसे लोग हैं जो सोशियोलॉजी में पढ़े हैं और MBA किया है। तो इट्स वेरी मच डूएबल, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बस वही इनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी रिगरस रहती है। ओके, हाँ। तो आपने कुछ एग्जाम्स का यहाँ पे मेंशन किया कि कैट नाम की एग्जाम होती है, जैट नाम की एग्जाम होती है। तो मैंने सुना है कि कैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन इंडिया। बहुत हाई मेरिट लगता है उसका और बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो लाइक IIM जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए IITs होते हैं, तो MBA के लिए IIMs होते हैं। तो शायद कैट एग्जाम जब आप देते हो तो IIM में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ऐसे कुछ अलग और एग्जाम है क्या कि जो लाइक कैट छोड़ के कि जिससे आप IIM में एडमिशन ले सको? नहीं, IIMs में एडमिशन लेने के लिए कैट इज बिकॉज IIMs उनके लिए ही कंडक्ट कराती है IIMs के लिए। लेकिन इनफैक्ट IITs के लिए भी आपको कैट ही देना पड़ेगा फॉर टेकिंग एडमिशन इन MBA। हाँ, तो कैट मोस्टली जितने भी हमारे इंडिया में कॉलेजेस हैं MBA के, मोस्ट ऑफ देम आई वुड से अराउंड 60-70% वो लोग सारे कैट एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होंगे 20%, कुछ 70 या 60 में से एक सर्टेन सेक्टर होंगे जो GMAT भी लेते हैं। GMAT एक ग्लोबल हो गया, आप GMAT स्कोर से बाहर भी जा सकते हो। जैसे कुछ कॉलेजेस होती है जैसे ISB हैदराबाद, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। तो उनके लिए GMAT चाहिए होता है, या फिर GRE भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, आपको एक बार एडमिशन जिनके गाइडलाइंस है वो चेक करने पड़ेंगे। लेकिन IIM और IITs के लिए कैन बी एश्योर्ड कि वो कैट ही है। जैसे XLRI है वो ZET लेती है, वो कैट नहीं लेती है। जैसे NMIMS है वो NMAT लेती है और शायद कैट भी लेती है। तो कुछ कॉलेजेस है कि बहुत सारे स्कोर्स लेते हैं और अपना अपना इंडिविजुअल टेस्ट भी कराते हैं। तो आपको वही एक बार फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कि काफ़ी सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व होती है। आप कुछ लोग होते हैं जो जॉब पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं अपने आप को अपस्किल करने के लिए, या फिर कुछ होते हैं जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से जाते हैं कि मुझे थोड़ा सा मैनेजमेंट बेसिक्स सीखनी है, तो मुझे डज नॉट मैटर कि मैं कहाँ से प्लेसमेंट लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं काफ़ी प्लेसमेंट ओरिएंटेड जाते हैं कि मुझे मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही बहुत अच्छी वो चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी क्या नीड है, उस हिसाब से आप अपने कॉलेज पहले फिल्टर आउट करते हो, क्योंकि फीस भी काफ़ी बड़ी होती है। कॉलेज टू कॉलेज बहुत वेरी करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब अराउंड से 4 lakhs 2 lakhs आई एम गोइंग अप टू प्रोबेबली 40 lakhs। अच्छा, ये पूरे 2 साल के लिए? 2 साल के लिए अप टू 40 lakhs, राइट। तो वो काफ़ी लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर भी है। और दो लोन्स मिलते हैं, बस सबको लोन नहीं लेना चाहता है, राइट। वही डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। तो उस टारगेट के हिसाब से आप अपने कॉलेज चूज करते हो। कॉलेज चूज करने के बाद आप देखते हो कि कौन से एग्जाम्स वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक कॉलेज 2 से 3 एग्जाम्स एक्सेप्ट करते हैं तो आप तीनों एग्जाम्स बैठ सकते हो प्रिपेयर करके, क्योंकि सिलेबस सबकी सेम होती है। तो वो ही थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी लेवल पे वेरिएशन होगा, बट सिलेबस सबकी सेम होती है। तो दैट्स ऑल। इसमें सिलेबस शायद जनरल एप्टीट्यूड का ही सिलेबस होता है। जनरल एप्टीट्यूड का, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड। हाँ, क्वांटिटेटिव। तो एक और क्वेश्चन था कि मतलब लोगों की भी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, तो आपके हिसाब से किस टाइप के इंसान को MBA में चूज करना चाहिए कि उसका करियर मुझे MBA में ही जाना है? राइट। वैसे तो जैसे मैंने पहले बोला कि MBA सबके लिए ओपन है, लेकिन अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलूँ, MBA मेरे हिसाब से उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है जिन्हें मैनेजरियल रोल्स में इंटरेस्टेड है। मैनेजर्स जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं कि उनको नहीं चाहिए, उनको बस रिसर्च में ही फोकस करना, क्योंकि एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। सो वही है, अगर आपको लगता है कि आप एक कॉर्पोरेट माइंडसेट से, क्योंकि ज़्यादातर MBA उसी लिए होती है, कॉर्पोरेट एक
एनवायरनमेंट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 80 से 90% लोग जो MBA करते हैं वो आफ्टर एट द एंड जा करके कॉर्पोरेट में काम करेंगे। कुछ लोग 10% लोग शायद कोई PSU में जाएंगे, जैसे ऑयल ONGC, वहाँ पे जहाँ पे मैनेजरल पोजीशन होती है, अच्छा अच्छा। राइट, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। लेकिन वो जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, क्योंकि PSUs में बहुत कम मैनेजरल पोस्ट निकलते हैं, मे एक निकलेगा या 2 निकलेगा, राइट। लेकिन जो बाकी सारे जो लोग हैं वो मोस्टली जाके कॉर्पोरेट में ही एंड करेंगे। तो वही है, मतलब मोस्टली इट्स फॉर दोज जो अपना करियर इन द कॉर्पोरेट देखते हैं इन द लॉन्ग रन। एक वो हो गया। सेकंड उनके लिए भी है जो अपने, जिनको लगता है कि मेरे पास वो स्किल्स नहीं है जो चाहिए। इट्स अबाउट अपस्किलिंग, MBA इज अ लॉट अबाउट अपस्किलिंग, कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा डरता हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या फिर मेरे पास थोड़ा सा मैनेजर स्किल्स इन जनरल नहीं है जो मैं चाहता हूँ कि होने चाहिए। सो उनके लिए भी है। सो अगेन MBA सबके लिए ही ओपन है, बिकॉज सब एट दी एंड जो आप जाते हो और 2 साल का जब आप कोर्स करते हो, जब आप पास आउट होते हो, यू सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन योर पर्सनालिटी ऑल टुगेदर, एंड दैट स्टेज विथ यू फॉर एवर इन योर लाइफ। जैसे मैंने ज्वाइन किया था, मैं वैसे तो मैं कभी भी इंट्रोवर्ट नहीं थी, मैं हमेशा से एक्सट्रोवर्टेड पर्सन थी, लेकिन मेरी पूरी पर्सनालिटी पे एक जितने मेरे बैचमेट्स थे या फिर जिनको भी मैं जानती हूँ जिन्होंने MBA किया है, इट्स अ वेरी ड्रास्टिक लीप in 2 years that they do. So that's the curriculum, that's how it's designed. Okay. So हाँ, वही है कि MBA सबके लिए है, लेकिन हाँ, जिनको डेफिनेटली कॉर्पोरेट में अपना करियर देखते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर जिनका माइंडसेट है, उनके लिए तो डेफिनेटली MBA है। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात एक्चुअली बताई अभी, मुझे भी पता नहीं था कि PSUs वाले जॉब का कुछ तो आपने मेंशन हाँ किया। हाँ हाँ। इसका मतलब कि MBA के बाद गवर्नमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है? यस, जितने भी PSUs हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन, जितने भी PSUs हैं सब में, क्योंकि मैनेजर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिना उसके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट। सो इनफैक्ट मार्केटिंग भी होती है PSUs में, मार्केटिंग की भी अलग से पोजीशंस होती हैं आजकल ONGC और ऑयल में। तो वही है, बट वही है कि लोगों की अवेयरनेस इतनी नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत ही कम वैकेंसीज निकलती हैं, और ग्रेजुएट जो होते हैं वो लाखों के कगार में होती है एक साल, और वो जो पोजीशन निकलती है गिने चुने 5-10 निकलते हैं। लेकिन सारे PSUs में मैनेजरियल रोल्स होती हैं, और आप उस पर अप्लाई करते हो। कुछ कैंपस प्लेसमेंट्स आती हैं, जैसे हमारे कॉलेज में, क्योंकि मैं ISM धनबाद, IIT धनबाद में थी, तो इट्स अ लॉट अबाउट माइनिंग। सो वहाँ पे CIL आती हैं, CIL आके कैंपस प्लेसमेंट करके लेके जाते हैं, इट्स अ PSU अगेन, राइट। ONGC आती है, ONGC आके लेके जाते हैं मैनेजरल पोजीशंस को। लेकिन अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी है तो वो लोग ओपन भी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। ओके। तो आप उसके थ्रू भी, अगर आप MBA, अगर फिनांस के लिए उन्होंने मांगा है, MBA HR के लिए बहुत लोग मांगते हैं, बहुत PSUs मांगते हैं, अगर आप MBA HR हो तब उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उनके लिए वही जो फॉर्मल आपका PSU प्रोसीजर होती है, जो रिटन एग्जाम होती है, फिर इंटरव्यू होती है, वो आपको बैठना पड़ता है, लेकिन एलिजिबल आप होते हो। तो कभी कभी बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। इनफैक्ट सारे ही जितने भी मैनेजरियल रूल्स होती हैं, दे हैव क्वालिफिकेशन रिटन एज MBA, अगर HR है तो MBA HR, तो आप हमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अब क्या होता है कि जो लोग, अब मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने गेट एग्जाम दिया था, टू कम हियर, वो गेट एग्जाम से आप PSU में भी जा सकते हो, ONGC बताया आपने, और बहुत सारी कंपनीज बताई। तो फिर MBA वालों को भी सेम एग्जाम देना पड़ता है या फिर अलग होता है कुछ? नहीं, MBA वालों के लिए मैंने कोई PSU के लिए भरी नहीं हूँ, लेकिन जैसे आपने बोला ये गेट एक कॉमन एग्जाम है जिसके थ्रू आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट MBA के लिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई आफ्टर MBA। वहाँ पे उनका रिटन क्वालिफिकेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा, जो आपको जाके रिटन टेस्ट देनी पड़ेगी। ओके। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही निश होती है। अगर MBA फिनांस है तो MBA फिनांस रिलेटेड आपकी रिटन एग्जाम्स होंगी। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पे आता हूँ मैं कि एक MBA करने के बाद एवरेज सैलरी क्या आप बता सकते हैं कि क्या होती है? अगेन ये एक बहुत ही एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एवरेज सैलरी डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। एक हो गया आप कौन से कॉलेज से आपने पास आउट किया है, आपका CPI क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अगेन अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन MBA एडमिशन एज वेल एज MBA प्लेसमेंट इज एक्सपीरियंस, राइट, प्लेसमेंट ऑल्सो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो MBA 5 या 10 साल बाद करने आते हैं, मतलब वो लोग ग्रेजुएशन करेंगे और वो लोग काम करते हैं कॉर्पोरेट में या फिर कहीं भी, और उसके बाद MBA करते हैं, फिर प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं। सो एवरेज सैलरी डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप फिनांस का जो एक बकेट सैलरी होती है वो बहुत अलग होती है एज कम्पेयर टू HR और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव।
तो ये आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप मैं फिर भी एक लमसम आइडिया देना चाहूँ, सो इट वुड से एवरेज समवेयर बिटवीन व्हाट 15-16 LPA एवरेज, 15-16 अगेन LPA, LPA अगर आपने डिसेंट MBA कॉलेज से किया है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, 1000 कॉलेजेस हैं हमारे बहुत सारे। इंडिया में, राइट। तो अगर आप बिल्कुल ही टायर 3 या टायर 4 कॉलेज से कर रहे हो, देन मतलब मे बी 5-6 lakhs, राइट। सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप मत ही करो MBA, क्योंकि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ पे भी फीस बहुत कम नहीं होगा, 8-9 लाख रुपए फिर भी लेंगे वो लोग, प्राइवेट कॉलेजेस, और ROI आपका इतना नहीं मिलता है। तो इट्स बेटर कि आप मत करो। अगर आप एक ईयर ड्रॉप कर लो, वापस से आप अच्छे से प्रिपेयर करो, एटलीस्ट आप टायर 1 नहीं तो भी एटलीस्ट टायर 2 कॉलेजेस के लिए आप काफ़ी सारे IIMs भी है जो भी टायर 2 में आती हैं। सो वही है, तो बेटर टू नॉट डू एन MBA इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, क्योंकि वो आपकी प्लेसमेंट में इफेक्ट होती है। सो अगर आप एक डिसेंट टायर 2 कॉलेज से करते हो, तो मिनिमम आपको एटलीस्ट वही 12-13 लाख और एवरेज मानो 16-17, 15-16-17 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर 15 to 17 lakhs एक साल के आपको मिल सकते एक साल के ऑन आपको एन मिल एवरेज, on an average। अगर आप टीयर 2 से करते हो। अगर आप टियर 1 से करते हो, IIM से करते हो, तब तो इट्स इवन ह्यूज, it could be say around 50 lakhs, or it could be the highest salary, again college to college। I am Bangalore, I am Ahmedabad, I am Calcutta, XLRI, ये सारे जो कॉलेजेस मेजर सिटीज में भी है, सिटी भी काफी इफेक्ट देती है। जैसे बैंगलोर है, वहाँ पे इतने सारे IT हब्स हैं, तो इट्स इजी फॉर देम टू गो एंड ग्रैब अ मैनेजर फ्रॉम देयर। तो उनके लिए फिर वो सैलरी डिपेंड 36 lakhs, 30 lakhs, 24 lakhs, राइट। तो उनके टायर 1 के लिए आई वुड से एवरेज वुड बी अराउंड 25 lakhs, 5 lakhs, yeah, और हाईएस्ट कुड गो अप टू अबाउट 40 lakhs। जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑडियंस, मैं बताना चाहूँगा कि हम तब से IIM की बात कर रहे हैं। तो IIM एक्चुअली होता क्या है कि आपने इंजीनियरिंग के लिए IIT का नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नाम के कॉलेज हमारे इंडिया में है, जो कि MBA के स्पेसिफिक एजुकेशन वो देते हैं। तो उसी की हम बात कर रहे हैं अभी कि अगर वहाँ से आपने पढ़ाई की, तो अगर टीयर 2 का कॉलेज है वो, तो 15 to 17 lakhs एक साल के आपको मिलते हैं सैलरी, और अगर टीयर 1 का है तो फिर इट कैन गो अप टू 40 lakhs एक साल के। तो फिर आप सोच सकते हो कि किस टाइप का एजुकेशन वो आपको प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ जाने के लिए कितना डिफ़िकल्टी आपको फेस करना पड़ता है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आज बहुत सारी चीज़ें काव्या जी आपसे हमें नई सीखने मिली, बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद भी पता नहीं थी। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे आज आने के लिए, एंड अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑल्सो हियर सूरज। एंड मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है। मैंने जितना भी अपने एक्सपीरियंस, जितना भी बताया अपने एक्सपीरियंस बताया, तो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें प्लस माइनस इधर उधर हो सकते हैं। तो ऑडियंस को पहले मैं सॉरी करना चाहती हूँ कि कोई अगर मिस इन्फॉर्मेशन गया हो, लेकिन जितना भी मैंने बोला है, इट्स फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जितना भी मैंने सीखा है, देखा है। तो अगर कुछ और तुम्हें कभी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। यस, थैंक यू। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।